स्टूडेंट्स, क्लास 11th की केमिस्ट्री के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग यौगिक और मिश्रण का अध्ययन करेंगे। तो इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एक बार उस पर फिर से नजर डाल लेते हैं। बताया गया है कि द्रव्य को दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। पहला है भौतिक वर्गीकरण और दूसरा है रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण में द्रव्य की भौतिक अवस्था को ध्यान, यानी इसको ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं कि जिस वर्गीकरण के अंतर्गत द्रव्य की भौतिक अवस्था को आधार बनाया जाता है उसे भौतिक वर्गीकरण कहते हैं। और रासायनिक वर्गीकरण में द्रव्य के रासायनिक संगठन को आधार बना करके जब उसका वर्गीकरण किया जाता है तो उसे रासायनिक वर्गीकरण कहते हैं। तो भौतिक वर्गीकरण में बताया गया है कि द्रव्य की भौतिक अवस्था के आधार पर उसे 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है, ठोस, द्रव, गैस। इसका अध्ययन हम लोगों ने पिछले वीडियो में बहुत विस्तार से किया है। और साथ ही साथ रासायनिक वर्गीकरण के अंतर्गत हम रासायनिक वर्गीकरण में बताया गया है कि रासायनिक संगठन के आधार पर द्रव्य को 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया है, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ के बारे में बताया गया है। इसके पहले शुद्ध पदार्थ जो है, शुद्ध पदार्थ को 2 उपवर्गों में वर्गीकृत किया गया है। शुद्ध पदार्थ के बारे में बताया गया है कि वे पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के कणों से निर्मित होते हैं या एक ही प्रकार के यौगिक से निर्मित होते हैं, तो ऐसे पदार्थों को जो है शुद्ध पदार्थ कहते हैं। और शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत हम लोगों ने शुद्ध पदार्थ को 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया है, तत्व और यौगिक। तत्व का अध्ययन हम लोगों ने कल किया था, पिछले लेक्चर में किया था। और आज हम लोग जो है यौगिक और मिश्रण का अध्ययन करेंगे। तो यौगिक क्या होते हैं, यौगिक कितने प्रकार के होते हैं, मिश्रण क्या होता है, मिश्रण कितने प्रकार का होता है, यौगिक और मिश्रण में क्या अंतर होता है, तो इसका अध्ययन आज के लेक्चर में हम लोग करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। यौगिक क्या होता है? यौगिक को इंग्लिश में कंपाउंड्स कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन बताई गई है कि जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में एक निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं तो यौगिक का निर्माण होता है। जब 2 या 2 से अधिक तत्व, एक बार फिर सुन लेते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक तत्व एक परस्पर एक निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं तो यौगिक प्राप्त होता है। किसी यौगिक को उसके अवयवी तत्वों में तोड़ा जा सकता है जिससे वह बना होता है। यहाँ पर एक उदाहरण के माध्यम से समझाया गया है कि जब एक यौगिक कैसे, अगर इसको कोई पूछता है कि जल एक यौगिक है कैसे, तो बताना पड़ेगा कि जल के एक अणु में अर्थात H2O में हाइड्रोजन के 2 परमाणु ऑक्सीजन के 1 परमाणु के साथ निश्चित अनुपात में, यानी 2:1 के अनुपात में संयुक्त होते हैं। तो यहाँ पर H2O के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो निश्चित है, इसीलिए जल को एक यौगिक माना गया है। ऐसे ही सुक्रोज का उदाहरण लेते हैं। सुक्रोज का सूत्र बताया गया है C12H2211। इसमें बताया गया है कि कार्बन के 12 परमाणु, हाइड्रोजन के 22 परमाणु और ऑक्सीजन के 11 परमाणु, यानी C12H2211। कार्बन के 12 परमाणु, हाइड्रोजन के 22 परमाणु और ऑक्सीजन के 11 परमाणु परस्पर एक
निश्चित अनुपात में जुड़े होते हैं। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि कार्बन का 13 हो जाए या हाइड्रोजन का 10 हो जाए, ऑक्सीजन का 5 हो जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। यानी जब भी जो है सुक्रोज के एक मॉलिक्यूल को बनाना होगा या बनना होगा तो कार्बन के 12 परमाणु, हाइड्रोजन के 22 परमाणु और ऑक्सीजन के 11 परमाणु जब परस्पर संयुक्त होते हैं या संयुक्त होंगे तभी जो है सुक्रोज का एक मॉलिक्यूल प्राप्त होता है। तो इसी तरह जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उनमें जो तत्वों के परमाणु होते हैं वो जब एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं तो यौगिक प्राप्त होता है। यही यौगिक के बारे में बताया गया है। चाहे जो यौगिक हो सब में यही लागू होगा। आगे यौगिक की क्या विशेषताएं होती हैं? यौगिक की कुछ प्रमुख विशेषताएं बताई गई हैं। उसमें पहली विशेषता है कि यौगिकों में हमेशा समांगी संघटन होता है, यानी जो उसके यौगिकों में हमेशा समांगी संघटन होता है। दूसरा जो बताया गया है यौगिकों के निर्माण में भाग लेने वाले सभी तत्व एक दूसरे से निश्चित अनुपात में संयुक्त रहते हैं। अभी जो हमने इसके पहले बताया कि चाहे जो यौगिक हो उसमें उपस्थित जो तत्वों के परमाणु होते हैं वो एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होंगे, कभी उनका अनुपात नहीं बिगड़ सकता। अगर अनुपात बिगड़ जाएगा तो यौगिक की पूरी संरचना ही बिगड़ जाएगी। तो आगे फिर तीसरी विशेषता जो बताई गई है कि यौगिकों के गुण उनके अवयवी तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं। यौगिकों के जो गुण होते हैं उनके अवयवी तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण यहाँ पे लिया जाए कि जैसे हाइड्रोजन क्या है, एक गैस है। ऑक्सीजन क्या है, ये भी एक गैस है। तो गैस और गैस आपस में रिएक्शन करके लिक्विड यहाँ जैसे बनाते हैं। यहाँ बैलेंस करने के लिए 2 लगा दीजिए तो देखिए यहाँ ये गैस है, ये भी गैस है और ये लिक्विड बन गया। तो बताया गया है कि यौगिकों के जो गुण होते हैं वो उनके अवयवी तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं। इसके बारे में बताया, इसके अनेक गुण आगे पढ़ाए जाएंगे कि जो कि इससे भिन्न रहेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर केवल हमको इतना ही जानना है कि जो है यौगिक के जो गुण होते हैं वो उसके अवयवी तत्व, अवयवी मतलब जिससे वह बना उसके गुण से भिन्न होगा। ऐसे आगे बताया गया है कि यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक निश्चित होते हैं। यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक निश्चित होते हैं। इसका तात्पर्य है कि अगर कोई यौगिक है तो वह अपने एक निश्चित गलनांक पर ही पिघलेगा या अपने एक निश्चित क्वथनांक पर ही उबलेगा। यहाँ पर जैसे अगर हम मान लीजिए कोई एक यौगिक ले लेते हैं उदाहरण के तौर पे, अगर यहाँ पर जैसे सुक्रोज की बात करते हैं, उसका क्या नाम है, ग्लूकोज की बात करते हैं, C6H12O6। ग्लूकोज के बारे में बताया गया है कि इसको जब पिघलाया जाएगा तो यह अपने गलनांक की 180 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ही पिघलेगा। जैसे अगर मान लीजिए इसका गलनांक जो है 180 डिग्री सेंटीग्रेड है तो जब इसको पिघलाया जाएगा तो ना 180 से पहले पिघलेगा ना तो 180 के बाद अगर ये शुद्ध अवस्था में है तब, बल्कि यह 180 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ही पिघलेगा, अर्थात इसका गलनांक 180 हो जाएगा। ऐसे अगर बर्फ को पिघलाया जाता है तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ही पिघलता है। ऐसे अनेक यौगिक मिलेंगे आपको जो अपने गलनांक पर पिघलेंगे। क्वथनांक की बात कही जा रही है कि अगर जल को मान लीजिए उबाला जा रहा है, जल एक यौगिक है और इसको जब उबाला जाता है तो यह 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर उबलता है, अर्थात इसका जो क्वथनांक है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। ऐसे अगर एसीटोन को उबाला जाता है तो यह अपने क्वथनांक 56 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर उबलता है। ऐसे अगर मेथिल अल्कोहल जो कि एक लिक्विड है, इसको भी एक यौगिक है, इसको भी जब उबाला जाता है, गर्म किया जाता है तो यह अपने क्वथनांक 65 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर उबलता है। तो इस
तरह से यौगिकों के जो गलनांक और क्वथनांक होते हैं वो निश्चित होते हैं। अगला जो बताया गया है कि यौगिकों के अवयवी तत्वों को साधारण विधियों द्वारा अलग अलग नहीं किया जा सकता। यौगिक के जो ये तत्व हैं, जैसे यहाँ हम मेथिल अल्कोहल लिख दे रहे हैं, मेथिल अल्कोहल के जो ये तत्व हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इसको साधारण विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। तो हम लोगों ने यौगिक की परिभाषा, उदाहरण और विशेषता के बारे में समझ लिया कि यौगिक क्या होते हैं, यौगिक की क्या विशेषताएं होती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यौगिक कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स बताया गया है कि यौगिक जो है प्राप्त स्रोतों के आधार पर यौगिक जो है दो प्रकार के होते हैं। पहले का नाम है अकार्बनिक यौगिक, इसको इंग्लिश में इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं, और दूसरा है कार्बनिक यौगिक, जिसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। अब यहाँ पे अकार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं? अकार्बनिक यौगिक या ऐसे यौगिक जो पृथ्वी की ऊपरी परत या ऊपरी भूपर्वती से प्राप्त किए जाते हैं। ऐसे यौगिक जो पृथ्वी की भूपर्वती से प्राप्त किए जाते हैं अकार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल जो बताया गया है, नमक, मार्बल्स, सोडियम कार्बोनेट, नमक, ये सब पदार्थ जो है या ये सब जो है यौगिक, ये सब पृथ्वी की ऊपरी भूपर्वती से निकाले जाते हैं। जैसे सोडियम कार्बोनेट है, ये धावन रेह के रूप में जो है पृथ्वी की ऊपरी भूपर्वती में पाया जाता है और धावन सोडा के रूप में निकाला जाता है इसको। ऐसे कैल्शियम कार्बोनेट मार्बल्स के रूप में पृथ्वी की ऊपरी भूपर्वती से निकाला जाता है। ऐसे नमक जो है NaCl, इसको भी जो है भूपर्वती यानी पृथ्वी की ऊपरी परत से निकाला जाता है। दूसरा जो बताया गया है कार्बनिक यौगिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बनिक यौगिक को इंग्लिश में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। इसकी डेफिनेशन ऐसे बताई जाती है कि ऐसे कंपाउंड्स जो पेड़ पौधों और जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं उन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। बताया गया है कि यूरिया है, शर्करा है, यूरिया जंतुओं से प्राप्त होता है, जंतुओं की यूरिन से बाहर आता है। शर्करा जो है गन्ने के पौधे से निकाला जाता है या गन्ने के पेड़ से निकाला जाता है। तो इस तरह से ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंतर्गत आते हैं। इसमें तो यौगिक जो है वो दो प्रकार के होते हैं, अकार्बनिक और कार्बनिक। जो पृथ्वी की ऊपरी भूपर्वती से प्राप्त किए जाएंगे उन्हें अकार्बनिक के अंतर्गत रखेंगे, और जो पेड़ पौधों और जंतुओं से निकाले जाएंगे ऐसे कार्बन के यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। तो इतना हो गया यौगिक में। अब द्रव्य के वर्गीकरण में अब हम लोग जो है रासायनिक वर्गीकरण के अंतर्गत मिश्रण में आ जाते हैं कि मिश्रण क्या होते हैं। मिश्रण की परिभाषा बताई गई है कि दो या दो से अधिक पदार्थों को, पदार्थ में तत्व भी आ सकते हैं, यौगिक भी आ सकते हैं। बताया गया है कि दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में आपस में मिलाने पर मिश्रण प्राप्त होते हैं। फिर से इसको एक बार सुन लीजिए कि दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर प्राप्त होने वाले द्रव्य जो है वो मिश्रण कहलाते हैं। इसके बनने के लिए किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की आवश्यकता नहीं होती है। बताया गया है कि जब मिश्रण के बनने के लिए जो है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की आवश्यकता नहीं होती है। कोई भी दो पदार्थ लेकर के उसको जब आपस में मिला दिया जाता है तो मिश्रण बन जाता है। आगे फिर बताया गया है, इसका जो एग्जाम्पल लेते हैं, नमक और चीनी को आपस में मिला दिया जाए तो एक मिश्रण तैयार हो जाता है। इसमें किसी भी अनुपात में मिला दिया जाए, नमक कितनी भी मात्रा लेकर चीनी के साथ मिला दिया जाता है, मिश्रण बन जाएगा। नमक और जल को आपस में
बिना किसी अनुपात के एक दूसरे मिक्स कर दिया जाता है तो एक मिश्रण तैयार हो जाता है। शरबत चीनी और जल को जब आपस में मिला दिया जाता है तो शरबत तैयार हो जाता है। मिट्टी में अनेक कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ मिले होते हैं तो मिट्टी भी एक तरह से मिश्रण ही है। मिश्रण कितने प्रकार का होता है? बताया गया है कि मिश्रण 2 प्रकार का होता है। पहला जो है समांगी मिश्रण और दूसरा है विषमांगी मिश्रण। अब समांगी मिश्रण किसे कहते हैं? बताया गया है कि वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का रासायनिक संघटन समान होता है। एक बार फिर से इसको सुनते हैं कि वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का रासायनिक संघटन और गुणधर्म समान होता है समांगी मिश्रण कहलाता है। समांगी मिश्रण के बारे में बताया गया है कि समांगी मिश्रण में उपस्थित अवयवों को आँख के द्वारा देखना संभव नहीं है या समांगी मिश्रण में उपस्थित विभिन्न अवयवों को पृथक रूप से देखा नहीं जा सकता है। समांगी मिश्रण को विलयन भी कहा जा सकता है। इसका एग्जाम्पल बताया गया है कि जैसे नमक और जल को जब आपस में मिला दिया जाता है तो नमक जो है जल में घुल जाता है और घुल करके उसी में विलीन हो जाता है जिससे एक समांगी मिश्रण तैयार हो जाता है। अर्थात इसके प्रत्येक भाग का रासायनिक संघटन और जो गुण है वो हर समान हो जाता है। ऐसे चीनी और जल को जब एक दूसरे मिक्स कर दिया जाता है तो बने हुए मिश्रण में प्रत्येक भाग का जो संघटन और गुण है वो समान हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ समांगी मिश्रण तैयार होता है। तो समांगी मिश्रण की परिभाषा हमें याद रखनी चाहिए कि वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का रासायनिक संघटन और गुणधर्म समान होता है समांगी मिश्रण कहलाता है। समांगी मिश्रण में उपस्थित अवयवों को अलग अलग आँख द्वारा देखा नहीं जा सकता या देखा नहीं जा सकता धीरे धीरे। इसका एग्जाम्पल तो समझ में आ गया होगा। और समांगी मिश्रण को विलयन भी कहा जाता है। विषमांगी मिश्रण क्या होते हैं? इंग्लिश में इसको हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं, यानी वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का रासायनिक संघटन और गुणधर्म समान नहीं होता विषमांगी मिश्रण कहलाता है। इसमें बताया गया इसमें उपस्थित अवयवों को जो है देखा जा सकता है। इसका एग्जाम्पल जैसे रेत में या जल में एक मुट्ठी रेत डाल दिया जाए तो रेत के कण जो है वो मूव करते नजर आते हैं। यहाँ पर विषमांगी मिश्रण तैयार होता है। ऐसे पेट्रोल और जल को आपस में मिला दिया जाए तो जल अलग और पेट्रोल अलग नजर आता है। यहाँ विषमांगी मिश्रण तैयार होता है। तो जब 2 पदार्थों को आपस में मिलाने पर वे अवयव जो हो दिखाई देते हैं तो वहाँ विषमांगी मिश्रण प्राप्त होता है। और विषमांगी मिश्रण के प्रत्येक भाग का जो संघटन है और गुण है वो समान नहीं होता है। तो ये हो गया जो है मिश्रण के प्रकार। तो हम लोगों ने यौगिक किसे कहते हैं, यौगिक की क्या विशेषताएं होती हैं, यौगिक कितने प्रकार के होते हैं, मिश्रण क्या होता है, मिश्रण कितने प्रकार का होता है, समांगी और विषमांगी मिश्रण के बारे में जाना। आगे बढ़ते हैं। यौगिक और मिश्रण में क्या अंतर है, ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि यौगिक और मिश्रण में क्या अंतर है। यौगिक और मिश्रण में तो इसी डेफिनेशन के आधार पर ही पहला अंतर हम लोग बता सकते हैं। डेफिनेशन के आधार पर कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों को अंतर अगर बताना हो तो एक साइड में यौगिक लिख लीजिए और दूसरे साइड में मिश्रण लिख लीजिए। तो यौगिक वाले में बताइए कि यौगिक की डेफिनेशन क्या बताया है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों को, या फिर से इसको सुनिए, जब 2 या 2 से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में परस्पर संयोग करते हैं तो यौगिक प्राप्त होता है। यानी यौगिक वाले में यही हम डेफिनेशन लिख देंगे। ऐसे मिश्रण में 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर मिश्रण प्राप्त होता है।
इसमें फिर आगे बताया गया है कि यौगिक में उपस्थित जो अवयव होते हैं उनको किसी भी भौतिक विधि द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। यहाँ लिखा हुआ कि यौगिक में उपस्थित अवयवों को किसी भौतिक विधि द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता, जबकि मिश्रण में उपस्थित जो अवयव होते हैं उनको भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है। आगे अनेक भौतिक विधियाँ आप पढ़ेंगे जिनके द्वारा जो है निखारना है, ये सब आसमान है, ये सब के द्वारा जो है हम लोग उसको पृथक कर सकते हैं अवयवों को। ऐसे तीसरा जो अंतर बताया गया है कि यौगिकों के बनने में ऊर्जा परिवर्तन होता है। तीसरा अंतर, यौगिकों के बनने में ऊर्जा परिवर्तन होता है, जबकि मिश्रण के बनने में ऊर्जा परिवर्तन नहीं होता है। यौगिक के बारे में बताया गया है कि यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक जो है वो निश्चित होते हैं। ठोस यौगिक एक निश्चित गलनांक पर पिघलते हैं, द्रव यौगिक एक निश्चित क्वथनांक पर ही उबलते हैं, जबकि मिश्रण के बारे में बताया गया है कि इनके गलनांक और क्वथनांक जो होते हैं वो निश्चित नहीं होते। ऐसे आगे फिर बताया गया है कि यौगिक में एक ही प्रकार के अणु होते हैं। जैसे अगर कैल्शियम कार्बोनेट का 10 ग्राम लिए हैं तो उसमें हर कण जो है, अगर वो शुद्ध है तो उसमें हर कण जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट का ही रहेगा। परंतु मिश्रण के बारे में बताया गया है कि मिश्रण में 2 या 2 से अधिक प्रकार के अणु हो सकते हैं। तो ये यौगिक और मिश्रण में अंतर हो गया। ऐसे आगे द्रव्य के गुण के बारे में समझते हैं कि द्रव्य के क्या क्या कौन कौन से गुण होते हैं। तो बताया गया है कि प्रत्येक पदार्थ के या प्रत्येक द्रव्य के अपने विशिष्ट गुण होते हैं। इन गुणों के आधार पर या इन गुण धर्मों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है या 2 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। उसमें पहला है भौतिक गुण। भौतिक गुण द्रव्य के गुण में द्रव्य के गुण। तो द्रव्य के गुणों को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है भौतिक गुण और दूसरा है रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, तो भौतिक गुण किसे कहते हैं कि पदार्थ के वे गुणधर्म जिनमें या जिनकी सहायता से, फिर से एक बार सुनते हैं, भौतिक गुण किसे कहते हैं? पदार्थों के वे गुण जिनसे पदार्थ की पहचान बिना उसके रासायनिक संगठन में बिना किसी परिवर्तन के किया जा सके, उसे भौतिक गुण कहते हैं। जो आप फिर से सुनते हैं इसको, द्रव्य के वे गुण जिनसे पदार्थ की पहचान उसके संगठन में बिना किसी परिवर्तन के किया जा सके, उसे उसका भौतिक गुण कहते हैं। जैसे रंग है, रंग जो है, आप रंग में या रंग की सहायता से किसी द्रव्य की पहचान करेंगे तो इसके लिए जो है उसके संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। गंध है, रंग, गंध, स्वाद, गलनांक, क्वथनांक, घनत्व, ये सब ऐसे गुण होते हैं जिनकी सहायता से पदार्थ को जो है उसके संगठन में बिना किसी परिवर्तन के पहचाना जा सकता है। और दूसरा जो बताया गया है रासायनिक गुण, यानी पदार्थों के ऐसे गुण जिनकी सहायता से या पदार्थों के ऐसे गुण जिनकी सहायता से पदार्थ को उसके रासायनिक संगठन में परिवर्तन करके पहचाना जाता है। पदार्थों के ऐसे गुण को रासायनिक गुण कहा जाता है।
जैसे यहाँ पे बताया गया दहनशीलता, दहन बताया गया है। दहन में जो है पदार्थ को जब जला दिया जाता है तो वह उसके रासायनिक संगठन में परिवर्तन हो जाता है। ऐसे बताया गया है कि अम्लीयता, क्षारीयता, ये सब जो है द्रव्य के रासायनिक गुण होते हैं। तो एक बार फिर से हम लोग सुन लेते हैं कि द्रव्य के ऐसे गुण जिनको देखने या मापने के लिए उसके संगठन में परिवर्तन की आवश्यकता होती है, रासायनिक गुण कहलाते हैं। अम्लीयता, क्षारीयता, दहन, ये सब ऐसे गुण रासायनिक गुण कहलाते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। शेष नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।